हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ईयर में हम लोग ये बीमा के लिए पढ़े थे और बीमा में हम लोग जो है कल बीमा किसी भौतिक राशि का बीमा कैसे प्राप्त करते हैं उसके लिए हम लोग बात किए थे और बीमा प्राप्त भी किए थे। कुछ बीमाओं को हम लोग निकाले थे और आपसे भी कहा गया था कि बीमा निकालने का अभ्यास कीजिए। बीमा निकालना एकदम सरल प्रक्रिया थी। कल आपको उसको पूरा डिटेल समझाया गया था कि किसी भी भौतिक राशि का जो समीकरण है वो समीकरण लिखिए। समीकरण लिखने के बाद उसके मात्रकों को लिखिए और फिर मात्रकों के बाद जो है उसकी बीमा लिख दीजिए। बीमा का भौतिक विज्ञान में जो प्रमुख उपयोग है वह उपयोग यहाँ बोर्ड पे लिखा गया है। बीमा के उपयोग में इसका 3 प्रमुख उपयोग है जिसको कि हम लोगों को जानना भी है और इसे पढ़ना भी है। तो बीमा के उपयोग में पहला उपयोग है कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रकों में बदलना। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोगों को एक ही राशि के कई मात्रक पता है, जैसे कि बल का मात्रक न्यूटन भी होता है और अर्ग भी होता है। न्यूटन और डाइन, बल का मात्रक जो है न्यूटन और डाइन भी होता है। इसी तरह से ऊर्जा का मात्रक जो है जूल और अर्ग भी होता है। तो अब किसी भौतिक राशि का एक मात्रक में अगर कोई मान हमको पता है तो उसका मात्रक बदल दें, जैसे न्यूटन से डाइन में चले जाएं या जूल से अर्ग में चले जाएं, तो उसके आंकिक मान में क्या परिवर्तन होगा, इन सब चीज़ों को हम लोग जान सकते हैं, बता सकते हैं। इस वाले आर्टिकल में कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रकों में बदलना। दूसरा उपयोग है कि किसी भी भौतिक समीकरण का बीमीय संतुलन का परीक्षण करना, कि कोई भी भौतिक समीकरण तभी सही माना जाता है जब उसके LHS और RHS की बीमाएँ आपस में समान हो। अगर समान है किसी भौतिक समीकरण के तो निश्चित है कि वह समीकरण क्या है, सही है। संतुलन का परीक्षण करना दूसरा। और तीसरा है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। इसको आप कह सकते हो कि नए समीकरणों की खोज, नए सूत्रों की खोज, नए सूत्र कैसे प्राप्त किए जाते हैं। तो नए सूत्र जो है बीमा के आधार पे भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इन्हीं तीनों को हम लोगों को मुख्य रूप से आज पढ़ना है। तो इसमें हम शुरू करते हैं एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। इसके लिए पहला टॉपिक होगा हम लोगों का एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। इसके लिए कि कोई भौतिक राशि अगर P है, उसका आंकिक मान n और मात्रक U है, तो किसी भी भौतिक राशि के आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल सदैव नियत होता है। आंकिक मान और मात्रक, ये n आंकिक मान है और U जो उसका मात्रक है। जैसे 10 मीटर, तो 10 जो है n का मान है और m जो है U है। U मतलब मात्रक है, यूनिट है, यानी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और U जो यूनिट। अब इसको अगर हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे तो मीटर से सेंटीमीटर में जाएगा, तो ये भी मीटर सेंटीमीटर में जाएगा। ये हो जाएगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर में 1000 सेंटीमीटर। तो मात्रक यदि छोटा होगा तो आंकिक मान बढ़ गया। उल्टा चलें, अगर मात्रक बड़ा होगा तो आंकिक मान क्या होगा, छोटा होगा। तो n और U जो है, n इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/u। किसी भी भौतिक राशि का जो आंकिक मान होता है वह उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब मात्रक छोटा होगा तो आंकिक मान बड़ा होगा, मात्रक बड़ा होगा तो आंकिक मान छोटा होगा। और इसी को अगर हम लोग अब तक जो जानते हैं उसके हिसाब से करें तो n इक्वल टू k/u, ये हो जाता है यानी U इज इक्वल टू k। यानी कि किसी भी भौतिक राशि के आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल सदैव अचर होता है। इसके आधार पर हम लोग देखें कि कोई भौतिक राशि P है। इसकी आर्टिकल के लिए हम लोग समझें कि इसको लिखने में अगर पहला आप लिखना चाहो तो इसमें लिखने में पहला लाइन ये होगा कि किसी भी भौतिक राशि के आंकिक मान और मात्रकों का गुणनफल सदैव नियत होता है, अचर होता है। यदि किसी भौतिक राशि P के 2 मात्रकों में आंकिक मान n1 n2, 2 मात्रकों में आंकिक मान n1 n2 तथा मात्रक जो है U1 और U2 हो, आंकिक मान n1 और n2 हो और मात्रक जो U1 और U2 हो, तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं
तो लिख सकते हैं P इक्वल टू N1 U1 और ये इक्वल टू होगा N2 U2, और भी किसी दूसरे मात्रक में जाए तो N3 U3। तो ये आंशिक मान और मात्रक का गुणनफल सदैव नियत होता है, इसको लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इस भौतिक राशि में मान लें कि जो भौतिक राशि है उसमें जो इसकी विमाएँ हैं, भौतिक राशि की विमाएँ जो है लंबाई में, इस भौतिक राशि P की विमा लंबाई में A, द्रव्यमान में लंबाई में A, द्रव्यमान में B तथा समय में C हो, तो इस भौतिक राशि को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि तो उस भौतिक राशि, तो ये P का विमीय सूत्र हो जाएगा। P का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? लंबाई के लिए हम लोग m लेते हैं, तो मीटर का विमा A, mLT ये द्रव्यमान, लंबाई लेंथ मास, तो द्रव्यमान का हम A लें और यहाँ लंबाई का B लें, तो m का A होगा, लंबाई का B होगा और समय का C होगा। तो P का विमीय सूत्र हो जाएगा m की विमा A, L की विमा 2 और T की विमा C। तो इसके बाद अब इस P का विभिन्न मात्रकों में माप, विभिन्न मात्रकों में माप कितना हो, तो m1 L1 T1 तथा m2 L2 T2, मतलब एक यूनिट में 1 लगा के और दूसरे यूनिट U2 में m2 L2 और T2 हो, तो अब इनको इकट्ठा किया जाएगा तो ये P का मान हो जाएगा। अगर P का मान रखेंगे इस वाले सूत्र में तो ये हो जाएगा P बराबर N1 U1 मतलब M1 L1 T1, ये हो जाएगा बीमा ABC, और दूसरा हो जाएगा P इक्वल टू N2 और M2 L2 T2, इसके बीमा ABC। तो एक ही राशि को हम लोग दो मात्रकों में मापें, इसलिए अलग अलग हम लोगों को यहाँ पे आंकिक मान और मात्रक दिख रहा है, लेकिन इनका गुणनफल आपस में बराबर होगा, जैसा कि समीकरण 1 में हम लोग समझे हैं। तो समीकरण 1 के हिसाब से हम लोग फिर इसको आपस में बराबर कर लें, या इसके मान को उठा के समीकरण 1 में रख दें, तो या अभी P का मान है, अभी P का मान है, तो यहाँ से हो जाएगा M1 L1 T1 ABC, और ये हो जाएगा N2 M2 L2 T2 ABC। अब यहाँ पे अगर अननोन क्वांटिटी N2 है, दूसरे यूनिट में उसका आंकिक मान कितना होगा, तो N2 का मान निकाल सकते हैं हम लोग। N2 इक्वल टू हो जाएगा N1 M1 L1 T1 और बाई हो जाएगा M2 L2 T2 ABC। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, और सुविधाजनक तरीके से लिखना हो तो इसको ऐसे भी लिखते हैं कि M1 बाई M2, यहाँ पे एक, इसकी बीमा अगर A है तो A कर लेंगे, फिर L1 बाई L2, इसकी बीमा जो है B कर लेंगे, और फिर T1 बाई T2। यही जो है हम लोगों का मूल फार्मूला है, और इसी की सहायता से हम लोग किसी भौतिक राशि के मान को एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदल सकते हैं। यहाँ पे 1 वाला टर्म जो है नॉन क्वांटिटी में है और N2 जो है अननोन क्वांटिटी में है, तो यहाँ से अज्ञात आंकिक मान N2 का मान जो है बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाता है। तो पहला आर्टिकल वाला हुआ,
कि एक पद्धत के मात्रक को दूसरे पद्धत के मात्रक में बदलना। बहुत ही सरल प्रक्रिया है। जिस भौतिक राशि को आपको एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदलना है, उस भौतिक राशि में सिर्फ आपको बीमा पता होना चाहिए। अगर बीमा आपको पता है तो बड़ी सरलता से आप उसको एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदल सकते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लिया जाए, इसका एग्जाम्पल एक छोटा सा लिया जाए आंकिक प्रश्न के तौर पे, एक जूल को अर्घ में बदलिए, या एक जूल में कितना अर्घ होता है। ये बोर्ड में भी कई बार पूछा जा चुका है। एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख लें हम लोग कि एक जूल को अर्घ में बदलिए या परिवर्तित कीजिए। ऐसे ही ये छोटे प्रश्न बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है कि एक जूल में कितना अर्घ। तो ये आप पाएंगे कैसे, इसको निकाल कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले जूल का आपको चाहिए, जूल किसका मात्रक है और जूल की बीमा क्या होगी, जूल जिसका मात्रक है उस राशि की बीमा क्या होगी, ये चीज़ें आपको ज्ञात चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे। जैसे वास्तविक स्थिति यह है कि ऊर्जा का एमकेएस पद्धति में एसआई मात्रक जूल है और ऊर्जा का ही सीजीएस पद्धति में एसआई मात्रक जो है अर्घ है। तो जूल और अर्घ जो है ये केवल मात्रक का अंतर है, दोनों ये यूनिट का इसका जो अंतर है, नहीं तो दोनों ये जो है ऊर्जा के ही मात्रक हैं। अब इसको हल करने के लिए हम लोग क्या चाहिए, हल करने के लिए चाहिए कि ऊर्जा का सूत्र कार्य का भी है जूल और ऊर्जा का भी है। कार्य, इसको हल कैसे करेंगे, तो कार्य या ऊर्जा का एमकेएस पद्धति में मात्रक जो है, ये संबंध दिखाना पड़ेगा, जूल होता है। कल कार्य का निकाले भी थे हम बीमा में, तो जूल होता है। कार्य का बीमा जो है, कार्य का बीमा यम, कार्य का बीमा जो यम L2 T-2 होता है। ये आपको याद चाहिए, अगर नहीं याद है तो बीमा निकाल लीजिए कार्य का या ऊर्जा का। अब इसके बाद यदि एक पद्धति में मात्रक M1 L1 T1 तथा दूसरी पद्धति जिसमें हम लोग को निकालना है, दूसरी पद्धति में M2 L2 T2 है, तो यहाँ सुन जाएगा M1 L1 और T1 -2 इज इक्वल टू N2 और M2। बीमा दोनों वही लिखा जाएगा, L2 और T2। अब यहाँ से सीधे हम लोग N2 का मान निकालेंगे। N2 का मान निकालेंगे तो यही मिलेगा हम लोगों को, यही सूत्र मिलेगा जो लिखा गया था। N2 का मान निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ से N2 का मान निकलेगा N2 इक्वल टू N1 M1 बटे M2 L1 बटे L2, इसका पावर 2 होगा, और फिर T1 बटे T2। इसके पहले किया गया था एकदम उसी तरह से यहाँ भी किया जाएगा। तो ध्यान रखिए, 1 ये गिवन क्वांटिटी है, ये अननोन क्वांटिटी है। एक 1 वाला जो टर्म है ये ज्ञात है और 2 वाला जो टर्म है यही अज्ञात है। तो यहाँ पे मान कैसे निकालेंगे लोग, तो मान निकालने के लिए यहाँ पे अब आंकिक मान रखेंगे, N1 का मान रखेंगे 1, एक जूल को बदलना है तो N1 का मान 1 और M1
M1 मतलब ये 1 किलोग्राम है, MKS पद्धति में था ये। और नीचे M2 जो है CGS में तो 1 ग्राम है। इधर L1 लंबाई तो MKS पद्धति में 1 मीटर है वो, और नीचे जो है 1 सेंटीमीटर है। यहाँ घात 2 है, 2 हो जाएगा बीमा। यहाँ T1 मतलब MKS पद्धति में भी T1 सेकंड में है और T2 भी सेकंड में है। इसी को हल कर लेंगे लोग, हम लोगों का जूल जो है अर्ग में चेंज हो जाएगा। हल कैसे करेंगे लोग? तो यहाँ तो 1 है, इसका कोई मतलब है नहीं। 1 किलोग्राम को ग्राम में बदलिए, 10⁻³ ग्राम बटे ग्राम। ग्राम से ग्राम कट गया, 10⁻³ यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ 1 मीटर को सेंटीमीटर बदलिए, 10⁻²। यहाँ कट जाएगा, यहाँ सीधे 1 हो जाएगा। अब देखिए अब 10⁻³ ग्राम, ग्राम से ग्राम कट गया, और 10⁻², और यहाँ वर्ग भी है, स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा अब इसका तो 1, और यहाँ अंकिक वैल्यू मिलेगा 10⁻³ यहाँ अंकिक वैल्यू मिलेगा 10⁻⁴, और यहाँ मिलेगा 1। यानी कि सीधे N2 की वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁷। इसका मतलब हुआ 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग। एक जूल में 10⁻⁷ अर्ग। इसी तरह से हम लोग और भी भौतिक राशियों में एक राशि को मात्रक को दूसरे राशि के मात्रक में बदल सकते हैं, जैसे न्यूटन को डाइन में, या मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति मिनट में। किसी में भी अगर आपको बदलना है तो अभी जो सूत्र लिखा गया था उसी सूत्र का प्रयोग करिए, या उस सूत्र जिस विधि से है उस विधि का प्रयोग करिए, और बड़ी आसानी से आप एक पद्धति से दूसरे पद्धति में मात्रकों को बदल सकते हैं, बदल लेंगे। ये तो पहला हुआ। दूसरा आपको बीमा का उपयोग बताया गया था, जब बीमीय विधि से हम लोग किसी भौतिक समीकरण का सत्यापन करते हैं। बीमीय विधि से किसी भौतिक समीकरण का सत्यापन करते हैं, मतलब वो दिया गया भौतिक रिलेशन जो संबंध है वह सही है कि नहीं है, उसके लिए। तो पहला हुआ। दूसरा और तीसरा आपको शुरू में लिखवा दिया गया था, तो दूसरा हेडिंग कर लीजिएगा कि बीमा का दूसरा उपयोग में किसी भौतिक समीकरण को सत्यापित करना, या उस समीकरण के विषय में संतुलन का परीक्षण करना। तो समीकरण के संतुलन का परीक्षण तभी कर पाएंगे हम लोग जब हम लोगों को LHS और RHS इन दोनों की बीमाएँ अगर ज्ञात हैं और ये ज्ञात बीमाएँ आपस में बराबर हैं तो वह समीकरण सही है, अदरवाइज जो वो संबंध है समीकरण वो सही नहीं है। उसमें जो थियरी लिखना है तो उसमें सिर्फ यही लिखेंगे कि किसी भी भौतिक समीकरण के सत्यापन का परीक्षण करने के लिए यह आवश्यक है कि उस भौतिक राशि का बाह्य पक्ष की बीमा और उस भौतिक राशि के दाएं पक्ष की बीमाएँ आपस में समान होना चाहिए। बस इतना थियरी हो जाएगा इसका। और इसके एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु या ऊंचाई से गिर रहा है, यह ऊंचाई से गिरते हुए किसी वस्तु का जो वेग होता है, जैसे मान लीजिए एक वस्तु यहाँ पे इसका प्रारंभिक वेग 0 है, यह ऊंचाई नीचे गिरा, ये इस बिंदु A से B पे पहुँचा, यहाँ पे वेग अगर v है तो v का मान कितना होगा? तो ये स्वतंत्रतापूर्वक गिरते हुए वस्तु की गति है, तो गुरुत्वीय त्वरण का अधीन गति है, और इसमें हम लोग v का मान निकाल सकते हैं। फार्मूला हम लोग के पास v² = u² + 2gh। और क्योंकि वस्तु को गिरने दिया गया, फेंका नहीं गया, इसलिए u = 0 है। u = 0 तो यहाँ v² हो जाएगा 0² + 2gh, जहाँ g गुरुत्वीय त्वरण है और h वह ऊंचाई, जितनी ऊंचाई तो वो वस्तु गिरा है, यानी कि v का मान हो जाएगा √2
2GH। ये हम लोग 9th में पढ़े हैं इसको कि h ऊंचाई से गिरते हुए किसी वस्तु का वेग जो होता है कितना होता है। अब एक संबंध हम लोगों को मिला। संबंध क्या मिला कि h ऊंचाई से गिरते हुए किसी पिंड का वेग जो इतना होता है, कितना होता है, v = √2GH। अब ये जो संबंध मिला, ये संबंध सही है कि नहीं है, इसका परीक्षण कैसे करेंगे? तो परीक्षण की दो विधि है, या तो आप इसको एक्सपेरिमेंटली करिए, एक्सपेरिमेंटली भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको बीमी विधि से भी इसका परीक्षण कर सकते हैं। तो इसका परीक्षण कैसे करेंगे? तो परीक्षण के लिए अभी आपको बताया गया कि हम LHS की बीमा लेंगे, RHS की बीमा लेंगे, और बराबर हुआ तो ये संबंध सही है। तो इसमें LHS की बीमा, LHS में वेग है, वेग की बीमा, इसको ऐसे लिखा जाए, आप ऐसे लिखोगे कि h ऊंचाई से गिरते हुए किसी वस्तु का वेग v = √2GH होता है, इसलिए v = √2GH समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसको हम ऊपर लिख रहे हैं, v = √2GH। अब यहाँ पे LHS में वेग है, तो LHS की बीमा, LHS की बीमा हो गई वेग की बीमा, वेग की बीमा। अब वेग की बीमा कितनी होगी? वेग मतलब ALT - 1, ये वेग की बीमा। फिर RHS की बीमा, तो RHS में दो राशियां हैं, G है और H है, अचर पदों की बीमा नहीं होता है। तो G का बीमा, G मतलब गुरुत्वीय त्वरण है, त्वरण का बीमा ALT -2 पावर हाफ, ये रूट है तो हाफ लगेगा, और यह H मतलब ऊंचाई, ऊंचाई की बीमा L पावर हाफ, ऊंचाई मतलब लंबाई। अब ये इसका ये बीमाएँ समान है तो ये यहाँ आ सकता है, और ये हो जाएगा L2 T - 2, और इसको घात वाले हिसाब से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा LT - 1। तो RHS की बीमा LT - 1, LHS की बीमा LT - 1, तो बस हो गया। इसलिए LHS की बीमा = RHS की बीमा, बीमाएँ आपस में समान है, इसलिए v = √2GH का जो हम लोग भौतिक संबंध रिलेशन प्राप्त किए थे, ये संबंध सही है, ये सूत्र जो है सही है। इसी प्रकार आप ऐसे सूत्रों की भी जांच कर सकते हैं जो आपके लिए नए हों, पहली बार देख रहे हों, और उस सूत्र के लिए भी LHS और RHS की बीमाएँ जो हैं समान होनी चाहिए, ऐसा है। बीमा के उपयोग में तीसरा आपको समझाया गया था कि नए सूत्रों की स्थापना करना। बीमी विधि से हम लोग नए सूत्रों को कैसे स्थापित कर सकते हैं, कैसे उस सूत्रों को प्राप्त कर सकते हैं, इसको भी हम लोग बीमी विधि से देख सकते हैं। तो नए सूत्रों को कैसे स्थापित करेंगे, उसके लिए फिर हम लोग को एक एग्जाम्पल लेना होगा, बिना एग्जाम्पल लिए इसमें काम नहीं बनने वाला है। तो उदाहरण के तौर पे यहाँ पे हम लोग लें सरल लोलक की गति, सरल लोलक। तो तीसरा पहला हेडिंग आपको करवाया गया था कि विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, उसी का है। तो इसमें आप बस एक लाइन लिख लोगे कि अगर हम लोगों को ये ज्ञात हो कि एक भौतिक राशि किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर होती है, तो इस निर्भरता के आधार पर उन भौतिक राशियों के बीच में आप पारस्परिक संबंध जो है प्राप्त किया जा सकता है। उसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है, उसके लिए एग्जाम्पल ले रहा है वो सरल लोलक। सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम। सरल लोलक क्या होता है? तो किसी ठोस छोटे गोले को अगर हम लोग धागे से बांध के, ठोस गोले को हम लोग कहते हैं बाब या गोलक। लैब में मिलेगा आपको, यहाँ हुक लगा होता है, इसमें हम लोग धागा बांध के इसको कील से लटका देते हैं। तो अगर कोई ठोस ऐसा छोटा गोला है और उसको धागे से बांध के ऐसे लटका दिया गया है, तो ये जो पूरा सिस्टम तैयार हुआ, इसी सिस्टम को कहते हैं हम लोग सरल लोलक। अब ये सरल लोलक, इस सरल लोलक को जब ऐसे बांध के ला दिया जाता है और जब इसको ऐसे छोड़ दिया जाता है, तो लोलक एक स्थिति में ऐसे स्थिर हो जाता है।
इस स्थिति को कहते हैं हम लोग साम्य स्थिति या माध्य स्थिति। अब इस लोलक को यदि यहाँ से उठा के किसी एक तरफ खींच के इसको छोड़ दिया जाए तो ये अपने माध्य या साम्य स्थिति के दोनों गति करने लगता है। तो लोलक की इस गति को हम लोग कहते हैं दोलन गति। अब इस दोलन गति की क्रिया में लोलक इस बिंदु से इस बिंदु तक आया, फिर इस बिंदु से इस बिंदु तक आया, मतलब P से Q पे आया, Q से R पे आया, तो इसका आधा चक्कर पूरा हुआ। फिर ये R से Q पे गया और Q से P पे गया, फिर अपने मूल स्थिति में पहुंच गया जहाँ से हम लोग इसको शुरू कराए थे। तो यहाँ पे आके इस लोलक का एक चक्कर पूरा होता है, मतलब P से Q होते हुए R पहुँचना, R से Q होते हुए फिर P पर वापस पहुँचना, या ये पूरा मिलके एक चक्कर होता है। और पूरे एक चक्कर में जो समय लगता है उसे हम लोग कहते हैं लोलक का आवर्तकाल, टाइम ऑफ पीरियड, आवर्तकाल। तो किसी भी लोलक का जो आवर्तकाल होता है, टाइम ऑफ पीरियड, मतलब एक चक्कर लगाने में जो उसका समय लगता है, वह मूल रूप से लोलक के द्रव्यमान, लोलक का द्रव्यमान यम, धागे की लंबाई मतलब धागे की लंबाई को यल मान ले तो यल, और गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। अब इसकी गति में हम लोग वायु को अनुपस्थित मानते हैं, या वायु का इस लोलक और धागे पर जो घर्षण है उसको नगण्य मानते हैं, तब ये गणना हम लोग की गणना हो पाती है। और प्रयोगों में यही पाया गया है कि इस लोलक का जो टाइम ऑफ पीरियड है, मतलब एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय या आवर्तकाल जो है, वह द्रव्यमान बदलने पे, द्रव्यमान पे निर्भर कर सकता है, लोलक की लंबाई पे निर्भर कर सकता है, और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर कर सकता है। तो इन तीन राशियों पे अगर ये निर्भर करता है तो इसमें मान लें कि ये द्रव्यमान के बीमा A, लंबाई की बीमा B और गुरुत्वीय त्वरण की बीमा G का बीमा गुरुत्वीय और G का बीमा C है। तो यहाँ पे ये जो आवर्तकाल है, ये आवर्तकाल जो T है, ये सीधे सीधे यम का घात A, यल का घात B और G का घात C, इन्हीं तीन राशियों पर निर्भर करेगा। और इस अनुक्रमणपाती को बराबर में बदलें तो ये क्या हो जाएगा, यम का घात A, यल का घात B और G का घात C। ये हो गया आवर्तकाल। अब दोनों पक्षों की बीमा लिखिए, इसमें दोनों पक्षों की बीमा लिखिए। द्रव्यमान है, ये लंबाई है, गुरुत्वीय त्वरण, दोनों पक्षों की बीमा लिखेंगे। यहाँ पे के नियतांक है, ये जो के लिया गया है ये के अनुक्रमणपाती नियतांक है और इसका कोई बीमा नहीं होगा, निरपेक्ष नियतांक माना जाएगा इसको। तो यहाँ पे केवल समय है, आवर्तकाल, और आवर्तकाल या समय, इसकी बीमा होगी सिर्फ समय, मतलब समय का बीमा होता है T। तो LHS की बीमा, दोनों पक्षों की बीमा लिखेंगे, यहाँ पर लिख दीजिए एक बार, दोनों पक्षों की बीमा लेने पर, तो इसकी बीमा जो है यम कोई मान नहीं है, यल कोई मान नहीं है, T पे है एक मान क्योंकि समय है आवर्तकाल। इधर चलिए, के अचर है, इसमें कोई बीमा नहीं लिया जाएगा। फिर यम द्रव्यमान है, मास, इसका A है, यल लेंथ है, इसकी घात जो है B है, और G गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण मतलब LT -2, ये G त्वरण की बीमा ये, इसका घात कितना C। आप चाहो तो इसको B और C को यहाँ लिखो, ज़्यादा अच्छा। अब इसको हल करेंगे लोग, तो इधर हो जाएगा यम 0 L 0 T 1, और इधर हल करेंगे लोग तो यम बीमा A हो जाएगा, यल का यहाँ पे B है और यहाँ पे C है, तो यल का हो जाएगा B + C, और T केवल यहीं पे है तो T का हो जाएगा -2C। ये हो गया समीकरण नंबर 1, मानिए इसको मानिए समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से, अब चूंकि यह संबंध हम लोगों के पास है और इस संबंध में हम लोगों को यह ज्ञात करना है कि A, B और C का मान क्या होना चाहिए, तो
तो उसके लिए मान लें कि यह संबंध सही है, यह संबंध सही है तो LHS और RHS की बीमा समान होना चाहिए, और LHS RHS की बीमा समान होगी तो यहाँ पे बीमाओं की तुलना कर लेंगे हम लोग। इधर ज्ञात बीमा है, इधर ABC अज्ञात बीमा है, तो इधर ज्ञात के पदों में अज्ञात का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 2 से बीमाओं की तुलना करने पर बीमाओं की तुलना करने पर या दोनों समीकरणों के लिए बीमाएं आपस में समान होना चाहिए, उसके लिए तो बीमाओं की तुलना करने पर बीमाओं की तुलना करेंगे लोग तो मिलेगा यहाँ पे यम का, यहाँ बीमा है A और 0, यहाँ है A, तो A का मान निकल जाएगा 0, एक मान मिल गया हम लोगों को। और B + C का मान होगा 0, B + C, यल का बीमा यहाँ B + C है, यल का मान यहाँ यल का बीमा जो 0 है, तो B + C बराबर 0। अब -2C = 1, -2C = 1, यहाँ से मिल जाएगा हम लोग को C = -1/2, तो A का मान 0 निकल गया, C का मान -1/2 निकल गया, अब B का मान बच गया है। तो B का मान निकालने के लिए हम लोग इसमें रख दें, इसलिए B + C = 0, यहाँ से B का मान निकालना है, C का मान -½ है, यहाँ से B का मान निकल जाएगा +½ तो हम लोग के पास हो गया क्या, हम लोग के पास हो गया A = 0, B = ½ और C = -½ इसी ज्ञात मानों को उठा के रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, जो हम लोग शुरू में अनुपाती लेके चले थे कि आवर्तकाल जो है लोलक के किन किन स्थितियों पे, भागों पे या का तथ्यों पे निर्भर करेगा। तो जो संबंध पाए थे समीकरण नंबर 1 में, उसमें मान ले जाकर रखेंगे लोग। अब इसमें मान रखेंगे लोग तो यहाँ होगा, हाँ, तो समीकरण 1 से तो T = हो जाएगा K × यम पे पावर 0, यम का बीमा A था तो यहाँ A का मान 0, तो यम पावर 0, यल पावर B था तो यहाँ यल का हो जाएगा 1/2 और G का हो जाएगा -1/2। समीकरण 1 में ABC का मान जब देखिए मिला। अब इसको हल करेंगे लोग तो हम लोगों को सूत्र मिल जाएगा। अब इसको हल करेंगे लोग तो यम पावर 0 मतलब ये 1 हो गया, अब ये हो गया यल पावर ½ G पावर ½ इसको माइनस को नीचे जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा K√L/G। अब T का मान निकल गया हम लोग के पास K√L/G, जहाँ ये जो K है ये अंतर्मानुपाती नियतांक है। अब इस अंतर्मानुपाती नियतांक के विषय में अब आप प्रयोग से ही इसको ज्ञात कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और प्रयोगों से सरल लोलक के लिए K का मान प्राप्त किया गया 2π, आप लिख दोगे प्रयोगों से K का मान जो है 2π प्राप्त होता है, और K का मान 2π इसमें रख दोगे तो T का मान हो जाता है 2π√L/G। यानी किसी लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो आवर्तकाल सिर्फ और सिर्फ लोलक की लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, उसके द्रव्यमान पे, लोलक के द्रव्यमान पे कोई निर्भरता इसकी नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। ये कई बार आप प्रयोग में भी देखते हो, जैसे कि झूला है और झूले पे अगर झूले की लंबाई ना बदला जाए, झूले पर कोई खड़ा ना हो, झूले पर कोई नीचे ना लटके, उस पर 1 की बजाय 10 लोग चले जाएं, फिर भी झूले का आवर्तकाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि इसकी लंबाई में कोई परिवर्तन ना किया जाए। तो खैर ये आगे की चीज़ है, इसमें आगे इस पर डिटेल बताया जाएगा। लेकिन यहाँ बीमा का तीसरा उपयोग आपको मिला कि नए सूत्रों की स्थापना करना। तो बीमा की विधि से हम लोग नए सूत्रों को भी स्थापित कर लेते हैं, वो आपको यहाँ उदाहरण बताया गया सरल लोलक के आवर्तकाल को लेकर। तो यहाँ के बीमा का काम लगभग पूरा हो जाता है, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं बीमा के उपयोग में। यहाँ के बीमा का लगभग काम पूरा हुआ। अब आगे जो है इसमें जो भी आगे का जो टॉपिक है वो उसको आपको अगले वीडियो में प्राप्त होगा, और इसको नोट्स ध्यान से बनाइए और थोड़ा सा उसको दोहराइए और अंदर उस पर चिंतन करिए। और कोई बात यदि नहीं समझ में आती है तो उसको व्हाट्सएप से या मोबाइल नंबर से या
यूट्यूब से ही आप उसको क्वेश्चन को पूछें तो अगले वीडियो में उसको सम्मिलित किया जाएगा।